हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी कैसे हैं। और आप देख रहे हैं 2026 का घटना चक्र पूर्वालोकन है, सेकेंड एडिशन है और 2026 का है ये। इसमें 1990 से जनवरी और 2026 तक के प्रश्न इसमें इंक्लूड है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और भारत इतिहास का इस पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो एशियन हिस्ट्री, मिडावल हिस्ट्री का एक एक चैप्टर कंप्लीट है। अब हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। एक वीडियो उन दोनों का अपलोड हो गया। अब ये मॉडर्न हिस्ट्री का है। सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना दूंगी, आप अच्छे से देख लीजिएगा। जो भी 72वीं बीपीएससी देने जा रहे हैं या फिर जो भी आगामी एग्जाम 2026 में देने जा रहे हैं, उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है ये। इसको आप कर लेते हैं, उसके बाद बस आपको करेंट अफेयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और इसमें हम 2026 का ही प्रश्न करवा रहे हैं। 2026 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए, 2025 को भी का क्वेश्चन इसमें आपको दिखा देंगे, ताकि आपको भी ये यकीन हो जाए कि हाँ, ये 2026 का ही ये है। तो मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं वीडियो को अपलोड करूं। और इसका थ्योरी मैं नहीं करवा रही हूँ, सिर्फ ऑब्जेक्टिव करवा रही हूँ, क्योंकि बीपीएससी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। और थ्योरी जिसको देखनी है उसके लिए वीडियो अलग से बनाई जाएगी, जिसमें थ्योरी कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आप उस थ्योरी को देखिए, फिर ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कीजिए। जो भी बच्चे नए हैं उसके लिए थ्योरी, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन जो बच्चे एक दो बार पढ़ चुके हैं, एक दो बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनको सारा कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर होगा, बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए। तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट रहता है कि घटना चक्र आप पढ़ ले अच्छे से। उसके बाद जो भी टेस्ट सीरीज, जो भी आते हैं हमारे मॉडल सेट पेपर, प्रैक्टिस सेट पेपर, उसको आप कर सकते हैं। तो हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। बस वीडियो में आपको मैं वही जानकारी दूंगी जो एग्ज़ाम के लिए बेस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो इस वीडियो में बने रहिए। और आज मैं आधुनिक भारत इतिहास का करने जा रही हूँ। इसमें यूरोपीय कंपनियों का आगमन है। इसमें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, वीडियो को। आ गया आधुनिक भारत का इतिहास, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसकी थ्योरी को बाद में दूसरे वीडियो में अपलोड करेंगे। बस इसमें क्वेश्चन आंसर बनाएं, क्वेश्चन आंसर को पढ़ना है। इसमें सारे पीसीएस एग्ज़ाम, सारे स्टेट लेवल्स एग्ज़ाम सभी इसमें इंक्लूड है। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? तो वास्को डी गामा 1498 एडी में आया था। इसकी एक्सप्लेनेशन को एक बार पढ़ लेते हैं। इसको पढ़ लेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। पुर्तगीज नाविक व खोजकर्ता वास्को डी गामा भारत के पश्चिम तट पर स्थित बंदरगाह कालीकाट पर 20 मई 1458 ईस्वी को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत और यूरोप के मध्य एक नई समुद्र मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालिक शासक जेमुरीन कालीकट के शासक की पैतृक उपाधि थी, ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन द्वीप एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी कंपनी कोठियां स्थापित की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीरा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी, ये बहुत बार पूछा गया कि किसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई, तो ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मीडा ने चलाई थी। इसे नीले जल की नीति का प्रतिपादन किया था, मतलब कि किसने किया था? तो अल्मीडा ने। हमेशा याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। भारत आने वाला यूरोपीय कंपनियों में पहले पुर्तगाली थे, जिन्होंने नए समुद्री मार्ग की खोज कर भारत में व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। निम्नलिखित में से नीले जल की योजना, ब्लू वाटर नीति का संबंध किससे है? तो अल्मीरा से है। पूछ दिया। अब फिर है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला था पुर्तगाली। कितनी बार पूछा गया है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय अल्मीरा था। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट पे स्वागत किया? तो जेमोरिन ने किया। सी। वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन सही है? वास्को डी गामा की 1458 में भारत यात्रा के समय कालीकट का शासक जेमोरिन था। हाँ। प्रथम यात्री में वास्को डी गामा लगभग 1 साल तक भारत में रहा।
वास्को डी गामा ने पुनः 502 में भारत की यात्रा की, तो नहीं, ये तो गलत है। 3-3 जिसमें है वो गलत हो जाएगा। 1 साल तक वो रहा, तो ये भी गलत है क्योंकि वह 1 साल तक नहीं रहा था। 2022 में छत्तीसगढ़ का है। 20 मई 1458 को वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा। उस समय कालीकट का शासक जैमुरीन था। उसने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वह लगभग 3 महीने तक, याद रखिएगा, 3 महीने तक भारत में रहा और भारतीय वस्तुओं से लदे हुए जहाज़ों के साथ पुर्तगाल वापस लौट गया। वास्को डी गामा पुनः 1502 में, वहाँ पे 1501 दिया गया था, और 1524 में भारत आया था। 1502 और 1524 में आया था। 24 में आता है तो वो उसकी मृत्यु ही हो जाती है। सूची को सम्मिलित करना है कि कौन सा कहाँ का यात्री था। वास्को डी गामा तो पुर्तगाल का था। क्रिस्टोफर कोलंबस, ये स्पेन का था। कोलंबस स्पेन का था। कैप्टन कुक था ब्रिटेन का। कुक ब्रिटेन का था। तस्मान हॉलैंड का था। तस्मान हॉलैंड का था। इसमें भी मिलान करना है कि क्या सही है क्या गलत है। अल्फांसो डी अल्बुकर 1510 में गोवा पर। नीनो दा कुन्हा पुर्तगाली हेडक्वार्टर का कोचीन से गोवा में बदला जाना। चार 1 2 3 है इसका आंसर। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि मैचिंग में गड़बड़ ना हो। 4 1 2 3। फ्रांसिस्को डी अल्बुकर इसमें है। नीनो डी कुन्हा यहाँ पे, और पेट्रो अल्बरेज कैब्राल ये सितंबर 1500 में भारत आया। फ्रांसिस्को डी अल्मीरा ब्लू वाटर पॉलिसी, ये तो हमें पता ही है। तो आंसर हो गया हमारा बी, जैसे कि हमने देख लिया था। अब सब में से बस हमको लास्ट वाला भी पता था तो हमारा आंसर बन जाता। फ्रांसिस्को डी अल्मीरा ब्लू वाटर पॉलिसी 3 होगा। 3 सब में क्या? हाँ, सब में था, नहीं बनता। अब इसमें भी मैचिंग करना है तो हमारा आंसर इसमें कब का ये पूछा गया? 2023 का पूछा गया। मैचिंग अब बहुत पूछे जाने लगे हैं तो इसको एक बार देख लेना बहुत ज़रूरी है। क्रिस्टोफर कोलंबस, ये इटली का था जन्म स्थान। जैक्स कर्टियर फ्रांस का था। सर फ्रांसिस ड्रैक आपका यूनियन किंगडम का था। फर्डिनेंड मैगलिन पुर्तगाल का था। आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? तो पीटर मुंडी पुर्तगाल का नहीं था। यह ब्रिटेन का एक व्यापारी या लेखक था एवं यात्री था। चीन की चाय को चखने का उल्लेख करने वाला वह प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। भारत में उसने पटना, आगरा एवं सूरत आदि नगरों की यात्रा की थी। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर को माना जाता है। इसने विधवा महिलाओं से पुर्तगालियों को बोला कि विवाह करिए और गोवा को भी छीना था, तो ये वास्तविक संस्थापक ही माना जाता है। भारत में पुर्तगाली शासक का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर है। 1509 से 1515 ईस्वी में तक था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। नवंबर 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर की पहली महत्वपूर्ण उपाधि थी। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक का प्रभुत्व पर मुहर लगा दी थी और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने की
करने एवं उसकी स्थायी बस्ती बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने को प्रोत्साहित किया था, और साथ ही उसने अपने बेटे का भी विवाह करवाया था एक भारतीय के विधवा महिला से। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही नहीं है, यही जानना है कि पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया तो नहीं, 1510 में किया। अभी देखिए हम लोग, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम में खोला, तो यही हमारा गलत है, तो हमारा आंसर तो ए हो गया, ये सही है। पूर्व भारत में अंग्रेज कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना खोला, सही है। यहाँ पे सही का मार्क तो नहीं न लगाना है, ये सही है, ये भी सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था, तो सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दुर्ग का निर्माण किया था? दुर्ग का निर्माण किया था कोचीन में। भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग का निर्माण पुर्तगालियों द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में किया गया था, जिसके निर्माण में अल्फांसो डी अल्बुकर ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अल्बुकर ने भारत की अपनी पहली यात्रा 1503 ईस्वी में की थी। उसके उपरांत वह पुनः 1508 में भारत आया तथा 1509 में भारत में अल्मीरा के बाद पुर्तगाली क्षेत्र का गवर्नर बना। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो वह था पुर्तगाली। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारी ने भारत में समुद्री व्यापार केंद्र स्थापित किया। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीरा ने 1509 ईस्वी में दमन के युद्ध में मिस्र के मामलुक सल्तनत, शक्तिशाली गुजरात सल्तनत और कालीकट के जैमुरुन की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया और हिंद महासागर के व्यापार पर अपने प्रभुत्व की स्थापना की। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित थी वह थी बुंदेल और चिंसूरा दोनों, तो आंसर बुंदेल और हुगली दोनों, तो आंसर दोनों हो जाएगा ए और सी दोनों। पांडिचेरी वर्तमान में पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी कंपनी शक्ति फ्रांसीसी थी। अंग्रेज ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, तो यह तो सरासर गलत है। अंग्रेज ने पांडिचेरी पर कब्जा किया था, तो 3-3 जहाँ जहाँ पे भी है उसको हम लोग काट देंगे, तो हमारा आंसर बस केवल एक बच गया, तो हमारा आंसर एक है। पुर्तगाली ने किया था और दूसरा फ्रांसीसी नहीं था, बल्कि दूसरा आपका डेनिश था। बाद में डेनिश ने किया और फिर डचों ने किया। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो यह अड्डा बनाया था पुर्तगालियों ने। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो हुगली का उपयोग करता था पुर्तगाली। निम्नलिखित में कौन कलकत्ता का संस्थापक था? कलकत्ता का संस्थापक जॉब चार्नक था। कलकत्ता किसने बसाया? जॉब चार्नक ने बसाया। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वप्रथम नगर निगम स्थापित किया था? नगर निगम मद्रास में सर्वप्रथम स्थापित किया था। आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 19 सितंबर 1688 ईस्वी को मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। इसे मद्रास नगर निगम के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में इसे ग्रेटर चेन्नई नगर निगम से जाना जाता है। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी
कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की? तो इसने की थी, डचों ने की थी। निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है? आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश में था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उसने पोर्ट विलियम का निर्माण किया। तो बी तो गलत ही है, हमसे सही पूछ रहा है। इसमें तो स्टार मार्क किया गया है, तो एक बार इसको देख लेना होगा। आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। आधुनिक कोची कभी ब्रिटेन उपनिवेश का भाग नहीं था, तो इसमें हमको ये देखना है। डचों ने लगभग 1663 ईस्वी में पुर्तगालियों को पराजित कर कोचीन पर अधिकार किया था, तो यह सही था। आगे चलकर लगभग 1714 ईस्वी को कोचीन राज्य के राजा से अनुमति लेकर केरल के आधुनिक त्रिशूर के जिले के चेटुआ या चौघट नामक स्थान पर किले का निर्माण किया, जिसे चेटुआ का किला या फोर्ट विलियम के नाम से जाना जाता है। 1714 ईस्वी में कालीकट के जेमुरीन द्वारा इस किले पर अधिकार हो गया के उपरांत 1719 ईस्वी में डचों ने इस पर पुनः अधिकार कर लिया और इस किले का नाम फोर्ट विलियम रखा। अतः उपयुक्त प्रश्नों के विकल्प में कोई भी विकल्प सही नहीं है, सभी गलत था। देख लिया, आधुनिक कोची स्वतंत्र डच का उपनिवेश थी, तो नहीं। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोची का स्थापना किया, तो नहीं, सब गलत था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां, गोदाम स्थापित की थी, तो नहीं। अफांसो डी अल्बुकर ने बीजापुर सुल्तान से गोवा छीन लिया था, तो हाँ। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी, तो हाँ, यह भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 3। ये गलत है। डचों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में 17वीं शताब्दी में स्थापित की, जबकि गजपति शासकों का शासन 16 शताब्दी में ही समाप्त हो गया था। अतः कथन एक गलत है। 1510 ईस्वी में अल्बुकर ने बीजापुर सुल्तान से गोवा छीन लिया, अतः 2 कथन सही है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजयनगर नायक प्रतिनिधि से पट्टे पर जमीन लेकर मद्रास में एक फैक्ट्री की स्थापना की, अतः 3 भी सही है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। कंपनी की सेना को पश्चिम प्रशिक्षण मिला तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, तो हाँ। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकते थे, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में ब्रिटिश कंपनियों में से किसने भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? तो लिवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से बादशाह कौन था? तो अकबर था। 2 बार पूछा गया एग्जाम में। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो अकबर ने। अकबर के समय तो वह आया था, भारत में आया था गठन के समय, लेकिन जब वह अपनी सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया तो उस समय जहांगीर था। जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया और 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों की प्रथम स्थायी
सूरत में स्थायी कारखाना थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित हुई थी सूरत में। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट ने हराया था। कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? वह 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया था। यह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा जानकार था। आंसर है हमारा सही केवल 2। और क्यों केवल 2 सही है इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ के समझ में आएगा। विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज हेक्टर से अगस्त 1608 को सूरत पहुंचा। वहां पे 1611 दिया गया था। प्रारंभिक बाधाओं और पुर्तगालियों के विरोध के बाद हॉकिंस अप्रैल 1609 में आगरा स्थित जहांगीर के मुगल दरबार में पहुंचा। हॉकिंस मुगल दरबार में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के हस्ताक्षरित पत्र जिसमें हॉकिंस का परिचय दिया गया था और उसमें मुगल सम्राट से अंग्रेज व्यापारियों के लिए अनुकूल व्यवहार का अनुरोध किया गया था को लेकर मुगल सम्राट के समक्ष प्रस्तुत हुआ। इस प्रकार हॉकिंस के मिशन शाही दूतावास और व्यापारिक प्रयासों दोनों का मिश्रण था। वे कंपनी द्वारा भेजे गए के प्रमाण पत्रों के साथ जिससे वे मुगल दरबार की दृष्टि 17वीं शताब्दी से पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने स्थापित थे? 17वीं शताब्दी से पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने स्थित थे? तो केवल भरूच में। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश तथा ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो सूरत में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने स्थापित किया। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया था जो कि अस्थायी था। इन्होंने अपनी प्रथम स्थायी कारखाना 1613 में सूरत में स्थापित की थी। 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? तो सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो वह सूरत में थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो बम्बई लिया था पुर्तगालियों से, एक दहेज के रूप में मिला था उसको। यहाँ पे है भी दिया हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया। 1662 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन से होने पर 1661 में वैवाहिक संधि के तहत सम्राट चार्ल्स पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था जिसे उसने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किलों पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसमें स्टार मार्क किया गया है। अवध के नवाब
सादत अली खां द्वितीय 1758 से 1814 ईस्वी में ने 1758 ईस्वी में प्रयागराज इलाहाबाद पर किलेबंदी को अंग्रेजों को सौंप दिया था किला। तो 1758 में सौंपा था और वहाँ पे 1758 था नहीं था, 1758 था ही नहीं, 1757 था लेकिन 1758 नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया था? तो वह था सर जॉन चाइल्ड। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि कोई बच्चा बदमाशी कर रहा है तो उसको निकाल दिए चाइल्ड। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तत्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण यही था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध जो 1740 में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेजी और फ्रांसीसी ने 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया और अंग्रेज कोमोडोर कर्टिस बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी नौसेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध की तत्कालिक कारण थी। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? किन के बीच? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया था। सूची को मिलाना है 1 और सूची 2 को मिलाना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध यह प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिशों की हार हुई थी और द्वितीय कर्नाटक युद्ध और निर्णायक रहा। प्रथम कर्नाटक युद्ध एस्लापा या चैपल की संधि के द्वारा अंत हुआ और तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के द्वारा अंत हुआ। तो आंसर हो जाएगा हमारा 4-1 4-1-3-2 4-1-3-2 4-1-3-2 सी हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 में, द्वितीय युद्ध 50 से 58 में नहीं हुआ था, तृतीय युद्ध 58 से 63 में हुआ था। सही है। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। यह 50-52 में नहीं हुआ था बल्कि यह युद्ध हुआ था 49 से 54 में, 1749 से 1754 तक। अंबुर का युद्ध के संदर्भ में अंबुर का युद्ध कौन सा सही नहीं है? यह लड़ाई 1752 में लड़ी गई थी। तो हाँ, यह सही है। अंबुर का युद्ध 1752 में लड़ी गई थी तो सही है। इस युद्ध में मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रांसीसी सेना ने मिलकर अनबरुद्दीन का मुकाबला किया था। तो कथन सही है इसमें। और तीसरा है, इस युद्ध में अनबरुद्दीन की सेना को हार का सामना करना पड़ा था। तो हमसे सही पूछा है तो सही केवल डी है, मतलब 1 सही है। और क्यों ये सब गलत हो गया? कर्नाटक के में उत्तराधिकारी को लेकर, अच्छा सॉरी, अंबुर का युद्ध के संदर्भ में क्या सही नहीं है यही पूछ रहा है। हमेशा यही गलती हो जाती है कि सही और गलत पूछ रहा है। यह लड़ाई 1752 में हुई थी तो नहीं, 1752 में नहीं, 1749 में लड़ी गई थी। और इस युद्ध में मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रांसीसी सेना ने मिलकर अनबरुद्दीन का मुकाबला किया था। तो हाँ, यह सही है। और इस युद्ध में अनबरुद्दीन की सेना को हार का सामना करना पड़ा था। तो यह भी सही है। हमसे सही नहीं पूछ रहा है तो केवल ए सही नहीं है। कर्नाटक में उत्तराधिकारी को लेकर विवादों का पृष्ठभूमि में 1749 में अंबुर का युद्ध लड़ा गया, जिसमें एक तरफ कर्नाटक का नवाब अनबरुद्दीन था तो दूसरी तरफ डुप्ले के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना, चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग की संयुक्त सेना थी। इस युद्ध में अनबरुद्दीन की पराजय हुई और वह मारा गया। केवल कथन 1 गलत है। निम्नलिखित में कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति अपनाई थी? तो यह डुप्ले था। डुप्ले ने पहली बार उन हथकंडों का प्रयोग किया जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ा में भाग लेने की नीति आरंभ की। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार
सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्ति करवाया था, जिसने यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीतिक में हस्तक्षेप किया। इसके बारे में जी.बी. मालसेन ने लिखा है कि उसकी योजना का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। वह भूमि जिसे उसने अपनी सूझबूझ से जोता तथा उर्वर बनाया और वह क्षमता जो उसने दर्शाई, उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग की और उसने अत्यधिक लाभ उठाया। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना निम्न में स्थापना कहाँ खोला था? तो यह लोग भी सूरत में ही खोले थे। सूरत में खोले थे लोग। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वां के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किसने भारत में फ्रांसीसियों कंपनियों का संस्थापक माना जाता है? फ्रांसीसी का संस्थापक माना जाता है कॉलबर्ट को। बंगाल में निम्नलिखित में कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो बंगाल में बंदेल और चिंसूरा और हुगली, ऊपर भी था पहले भी देख चुके, चिंसूरा और हुगली, बी और सी दोनों हो जाएगा। कथन को मिलाना है, कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है, मतलब कि मैच करना है एक दूसरे में। भीमलीपट्टम 1641, कराईकल 1645, कोचीन 1663, चिंसूरा 1653, मतलब 3-3-2 बी आंसर। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजी की फौज शक्तिशाली थी। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, उसका सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, 4 जिसमें है वही आंसर हो जाएगा, तो 4 केवल एक भी था। उसके बाद आए थे डच, उसके बाद आए अंग्रेज, उसके बाद आए फ्रांसीसी। हमारा आंसर बी हो गया। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। गोवा पुर्तगाली ने, इसका यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। पांडिचेरी फ्रेंच ने, गोवा पुर्तगाली में, ट्रांकेबार डेनिश ने, सरदार्स डच ने। तो पांडिचेरी फ्रेंच ने, फ्रांसीसी ने, मतलब गोवा को पुर्तगाली ने, ट्रांकेबार को डेनिश ने और संदार को डच ने। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपीय कंपनियों का सर्वोत्तम सोडा अफीम प्राप्त होता था। तो बिहार से। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो बिहार। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार था अफीम। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्वक भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? सबसे अंत में फ्रांसीसी आया था। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो डच ने स्थापित किए थे नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, मतलब सभी में। डी आंसर। डच द्वारा स्थापित प्रमुख केंद्र नागापट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, पुलिकट, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद तथा पटना था। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों की भारत को देन थी या नहीं? युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग नहीं, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती नहीं। उपयोग में से कौन सही है? तो कोई भी नहीं। डी।
क्यों नहीं सही है इसको पढ़ लेते। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेरशाह सूरी एवं अकबर के द्वारा किया गया जा चुका था। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन है और चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही था। अकबर के आयुध निर्माण कारखानों में तमाम प्रकार की बड़ी छोटी तोपें तैयार की जाती थी। इस प्रकार इनमें से अंग्रेजों की भारत को देन कोई भी नहीं है। इक्स्ला-चपेल 1747 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति। हाँ, मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया। सही है दोनों। हाँ, 2020 में पूछा गया है, 2025 में भी पूछा गया। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। इक्स्ला-चापेल का 7। इक्स्ला-चापेल की संधि 1748 से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध समाप्त हो गया। यूरोप का युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। अतः कथन 1 और 2 दोनों सही है। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों पर कौन सा सही है। अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन और धन शक्ति मिली। सही है। अंग्रेजों की बेहतर नौसेना थी। यह भी सही है। हमारा आंसर हो गया। अब सही पूछ रहा है उत्तर, तो दोनों सही है। इस प्रकार ये ख़त्म हो गया चैप्टर 1। अब सेकेंड चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू सो मच।